नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है और इसके अंतर्गत हम इंटरनेशनल रिलेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आज इंटरनेशनल रिलेशन पर हमारा अंतिम पार्ट होगा, तीसरा ये पार्ट है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी बात इंटरनेशनल रिलेशन पर बात की है। आगे हम कुछ और दूसरे यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे। आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। इसका जो पीडीएफ है लगभग 240 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है, वो टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन को सब्सक्राइब कीजिए और वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ भी यूनिट नंबर 8 और 10 आप जो देखते हो पब्लिक पॉलिसी के साथ में जुड़ा हुआ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अप्लाइड पोर्शन है उसके लिए भी कुछ वीडियो क्लासेस आपको वहीं पर मिलेगी। कुछ वीडियो क्लासेस कोर्स से जुड़ी हुई जो पहले रिकॉर्ड की हुई है, तो वहां पर आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ स्टडी मटेरियल भी वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ओके, तो वहां पर हम यूट्यूब से भी ज्यादा काम वहां पर करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर काफी सुविधा होती है काम करने का, काफी ठीक लगता है वहां पर। ओके, तो यहाँ पर एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम दूसरी यूनिट्स पर काम करना शुरू करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है 60 तक हमने बात किया था। लास्ट जो क्लास था वो 60 तक हमने बात किया था, 60 क्वेश्चन तक। और आज हम बीच बीच में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन बीच में हम देखेंगे। बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लेना, काफी आसान है, काफी आसान है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ इसमें लिखा गया है। ओके, तो फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ लिखा गया, आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ और बातें कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे 60 और 61 क्वेश्चन की बात किया जाए, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन, कौन सी विशेषता 1990 के दौरान वाशिंगटन सहमति के बारे में गलत है। जो ये वाशिंगटन कंसेंसस जिसको हम कहते हैं, ये जो सहमति की बात की जाती है, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा है स्टेटमेंट जो कि गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इस पे बारे में पहले भी मैंने डिटेल से बात कर ली है, काफी डिटेल से बात किया था। जो क्वेश्चन सीरीज नंबर 17 था, ओके, जिसमें हमने आईआर के ऊपर बात किया, तो वहां पर डिटेल से इसके ऊपर बात किया था। तो उन सब का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। तो वहां पर जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और वहां पर हम आगे बात करेंगे। तो इसमें पहला है मुक्त बाजार, लोकतांत्रिक सरकार और खुला व्यापार। एक स्कॉलर है जिनका नाम विलियमसन है और उन्हीं के द्वारा ये जो शब्दावली आपको दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग सबसे पहली बार किया जाता है। और ये मुख्य रूप से न्यू लिबरलिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है, जो नव उदारवाद है उसी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन है वो इसको सपोर्ट करते हैं। और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी आप देखोगे 1980 के आसपास इस प्रकार की पॉलिसी शुरू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है लिबरलिज्म को और ज्यादा बढ़ाना, ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा बढ़ाना, और जिसका अर्थ ये भी है मार्केट को एकदम फ्री कर देना। ओके, तो इस प्रकार की बातें इस कंसेप्ट के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी की बात इसमें की जाती है, मार्केट को एकदम फ्री कर दीजिए, सरकार को जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कम से कम करना है, और जो राजकोषीय जो घाटा होता है उसको भी मैनेज करना है। मैनेज कैसे करोगे आप? अपना एक्सपेंडिचर आपको कम करना है। कम एक्सपेंडिचर करोगे तो आप अपना जो राजकोषीय घाटा जिसको हम बोलते हैं वो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो इन सब के बारे में इसके अंतर्गत कहा गया। तो ये जो आपको दिख रहा है वाशिंगटन सहमति, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ये न्यू लिबरल पॉलिसी के साथ में जुड़ा हुआ है। और विलियमसन नाम के जो स्कॉलर है उन्होंने इस शब्दावली का सबसे पहली बार प्रयोग किया। तो इसमें मुक्त बाजार, लोकतांत्रिक सरकार और खुला व्यापार अभी हमने बात की है। इसके अलावा खुला व्यापार हो गया, मुक्त बाजार और प्रभुत्वशाली निजी क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। और इसमें है प्रभुत्वशाली निजी क्षेत्र है, न्यू लिबरलिज्म है और लोकतांत्रिक सरकार, ये भी ठीक है। मुक्त बाजार ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर कल्याणकारी राज्य यहाँ पर लिखा है, वेलफेयर स्टेट की बात इसमें नहीं की जाती है, क्योंकि ये मॉडर्न लिबरलिज्म नहीं है, ये नियो लिबरलिज्म है। और नियो लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट की बात नहीं की जाती है। ओके, यहाँ पर फ्री ट्रेड की यहाँ पर बात की जाती है, ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पर बात की जाती है। सरकार को मार्केट में कम से कम इंटरफेयर करने की यहाँ पर बात की जाती है। सरकार का काम केवल राज्य के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा करना है, और थोड़ा बहुत और भी कुछ उनको रेगुलेशन करना हो तो थोड़ा बहुत रेगुलेशन कर सकता है। राज्य का काम इतना ही है। कल्याणकारी राज्य इस प्रकार की अवधारणा
इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, डी इसमें आंसर हो जाएगा 61 के अंतर्गत। ओके, अगला क्वेश्चन देखा है, 61 हो गया और 62 क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है और ये जवाहरलाल नेहरू का जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी के साथ में जुड़ा हुआ, तो वो पूछा गया आपसे और इसमें कहा गया है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कौन सा है, कौन सा गलत है, इसमें ये आपसे पूछा गया है। और इसमें लिखा है कि गुटनिरपेक्षता ने भारत को पूर्व पश्चिम के संघर्ष से दूर रखा। बिल्कुल बिल्कुल ये स्टेटमेंट है इनका एकदम ठीक है कि ये जो गुटनिरपेक्षता हमने अपनाया नाम की जो नीति हमने अपनाई, एक आंदोलन जो चला था, इसने इसने पूर्व और पश्चिम के जो संघर्ष थे उसको दूर रखा। पश्चिम में कौन है, यूरोपियन राष्ट्र, और पूर्व में जितने भी एशियाई राष्ट्र है, तो इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर रखा है। ओके, भारत इससे भी अलग रहा था। अगला है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और कानून महत्वपूर्ण है और कमजोर देशों के संरक्षण के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बातें नेहरू जी के फिलोसॉफी के अंतर्गत जो इनका पॉलिटिकल फिलोसॉफी आप देखोगे उसमें ये सब आपको देखने को मिलता है और व्यवहार में भी आप देखने को मिल सकता है यदि आप नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी देखोगे। इसके अलावा तीसरा इसमें इंडियन जो डिप्लोमेसी है उसके साथ में जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट भी ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर आप 4 देखोगे, पॉइंट नंबर आप 4 देखोगे तो वो नेहरूवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग सही नहीं है। नेहरूवादी जो दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 4 सही नहीं। क्या लिखा है वो आप पढ़ लेना, आंसर हो जाएगा इसमें डी, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 66, इस पर हमने बात कर लिया है। इजराइल वाले पर हमने पहले बात कर ली है कि इजराइल के साथ में जो संबंध है वो मुख्य रूप से 90 के बाद में 1992 के 2 से ही क्यों शुरू होते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है, इस पर हमने पहले बातें कर ली है, तो फिर से इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, फिर से बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आप देखोगे भारत देश में बड़े मुस्लिम समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर इसमें भारत सोवियत संघ और साम्यवादी गुट से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। और इसमें 5 नंबर पॉइंट है भारत पश्चिमी एशिया से तेल और पेट्रोलियम की आपूर्ति बिना रुकावट चाहता है, बिना रुकावट चाहता है। ये तो सब पॉइंट मैंने आपको बताए थे पिछले क्लास के अंतर्गत कि इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन क्यों 90 के बाद में बनना शुरू होते हैं, इस पर हमने काफी बातें किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट सही है, 2 नंबर पॉइंट सही है और इसका जो पॉइंट नंबर 4 है वो भी इसका सॉरी 4 नहीं 5 नंबर पॉइंट है वो इसका सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इसका आंसर हो जाएगा। आप रीड कर लेना वो सही रहेगा। आगे हम बात करें 67 नंबर क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे जुड़ा हुआ जो भी करंट है वो आप देख लेना। न्यू डेवलपमेंट बैंक और 3-4 जो बैंक और भी है उन सबको आप देख लेना। ओके, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको ठीक से देखिए। केवल हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं कि कैसे क्या करना आपको इसमें। आगे इसमें कुछ रह गया था और वो है इसमें 59 हो गए। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 63 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत चीन संबंधों के बारे में इसमें लिखा गया है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, तो ये भी आराम से हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसमें भी नीचे कुछ लिख दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे कि साम्यवादी गुट के बाहर भारत वह पहला ऐसा देश था जिसने चीन जनवादी गणराज्य को मान्यता दिया था। इसके अलावा आप देखोगे भारत ने फार्मोसा टापू को चीन में मिलाने का समर्थन किया कि नहीं किया, ये आपको देखना है इसमें। अप्रैल 1954 में भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। तो 3 देश की फॉरेन पॉलिसी तो आपको अच्छे से पढ़नी है। चीन का आपको देखना है, रशिया के साथ में रिलेशन बहुत कम है, करंट का तो कोई थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, और अमेरिका के साथ में भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ में फॉरेन पॉलिसी है, उसमें कई सारे फैक्ट है क्योंकि इनके साथ
साथ में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा ठीक से देखना। इसके अलावा आप बांग्लादेश वाला देख सकते हो, 5-7 पॉइंट उसमें मिलेंगे, नेपाल वाले में 5-7 पॉइंट मिलेंगे। इतना ऐसा तो है फॉरेन पॉलिसी, ओके? ज़्यादा फैक्ट नहीं, आराम से यदि आप 10 पेज का भी नोट्स बना लो ना, इसमें दूसरे राष्ट्रों के साथ में किस प्रकार के संबंध है, तो आराम से हो जाएगा। यहाँ तक कि 10 पेज में तो ये फॉरेन पॉलिसी भी हो जाता है, इतना ही है। यदि ऑर्गेनाइजेशन को हम हटा दें, तो फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। 3-4 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो आराम से हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। बस नोट कर लेना कुछ कॉन्फ्लिक्ट किस-किस ज़ोन में है और घटनाएँ कौन-सी हो रही है, कौन-सी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, उनको आपको देखना है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन के बाद में हम बात करें 64, 65 गुजराल सिद्धांत की हमने पहले ही बात कर लिया है। क्या होता है गुजराल सिद्धांत, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। तो इसमें आप देखोगे दक्षिणी एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करेगा, ओके? लाभ की मांग नहीं करेगा, मैंने बताया था। प्रॉफिट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पीसफुल एनवायरनमेंट हो और हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है उनका भी डेवलपमेंट हो जाए। हम बिना किसी लाभ के हम उनकी हेल्प करेंगे। हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है उनकी हेल्प इसी गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत की जाती है। आगे बात करें तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 66 में कुछ है नहीं, हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक करंट से जुड़ा हुआ है, आपको देखना है। इसके अलावा भारत आसियान संबंधों से जुड़ी हुई नहीं है, तो आपको आसियान जब आप पढ़ो तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आसियान से जो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाएंगे वो इंडिया के साथ में कनेक्ट करते हुए पूछे जाएंगे। अधिकतर यदि 10 में से आज तक क्वेश्चन पूछे गए तो 8 क्वेश्चन तो वो पूछे गए जो कि इंडिया के साथ में रिलेशन, आसियान के रिलेशन कौन कौन से हैं, कौन से सम्मेलन इंडिया के साथ में, इंडिया उसमें कब उसमें शामिल होता है, ओके? कौन कौन से प्लान उसके साथ में है। तो यहाँ से 8-10 फैक्ट जो कि बनते हैं उसको आप देखना, इंडिया के साथ में कनेक्ट करके आपको देखना है, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो कौन कौन सी परियोजना है और करंट्स में यदि कोई करंट के अंतर्गत कोई परियोजना आसियान देशों के साथ में हुई है, यहाँ तक कि आसियान नहीं कोई भी देश हो उसका आप रिलेशन पढ़ रहे हो तो इंडिया को कनेक्ट करते हुए पढ़ो कि इंडिया ने आखिर उसके साथ में रिलेशन कब बनाया, ओके? किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार के प्रोग्राम हमारे उनके साथ में चल रहे हैं, कौन कौन से मेंबर उसके अंतर्गत है, कौन सा मेंबर कब बनता है, ओके? इसको भी सीरियल से आपको याद करना है। नोट्स बना लीजिए, आधा-आधा पेज में नोट्स बना लीजिए, बार-बार रिवाइज कीजिए उनको, ओके? तो आराम से आप कर सकते हो। 68 हो गए, 73 हो गए, इसमें सार्क के कितने सदस्य और प्रेषक ये जो राष्ट्र देश है कौन-कौन से हैं? अभी मैंने बताया कि इंडिया के साथ में रिलेशन किस प्रकार से, ये सब आपको देखना होगा, कोई भी संगठन पढ़ो, ओके? इसके अलावा हम बात करें तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, काफी आसान है, काफी आसान है ये। समानता, विभेदीकरण और समर्थता, ओके? कैपेबिलिटी, इक्वलिटी और डिफरेंसेस आप देखने को मिलता है इसमें। जैसे इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास में जो सरकार है क्या वो डिमांड को सप्लाई में चेंज कर पा रही है? यदि कोई भी सरकार डिमांड को सप्लाई में चेंज कर पाता है तो हम कहेंगे कैपेबिलिटी है, सामर्थ्यवान है आपकी सरकार। इसके अलावा समानता, ओके? समानता हो जाएगा और एक हो जाएगा विभेदीकरण। तो विभेदीकरण यानी प्रत्येक काम के लिए अलग-अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए कि नहीं बने हुए, प्रत्येक काम के लिए, जैसे जुडिशरी सिस्टम हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटर हो गया, ओके? सभी काम के लिए अलग-अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए कि नहीं बने, ओके? तो इन सबको इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत लुसियन पाई के अनुसार हमें देखने को मिलता है। इनकी बुक है पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट 1969 ये इनका बुक है, तो इसको आप देख लेना। आगे बात किया जाए कि कौन सा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये काफी आसान सा है। इसके अलावा मैकमोहन रेखा किसके बीच में, 2-3 रेखाएं वो भी आपको ध्यान में रखना। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, भारत चीन कौन सा है, ओके? भारत श्रीलंका के बीच में कुछ है कि नहीं, पाक जलडमरू जो हम देखते हैं वो कहाँ पर है, ये सब आपको देखना होता है इसमें। चीन और पाकिस्तान के मध्य ये कहाँ पर है, तो सीधा-सीधा चीन वाला हो जाएगा ये। आगे बात करें कि नाम किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आसान सी बातें हैं, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें आप भारत वाला आप देख सकते हो, इजिप्ट वाला देख सकते हो इसमें, और साथ में ही यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर डी इसमें आप देख सकते हो आराम से। आइए बात करें, भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किए थे
किस राष्ट्र के साथ? ये अभी हमने देखा था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, बांग्लादेश के साथ में हुआ था। ओके, तो इसमें हमारी जो भूमि है उनको दे दिया, वहाँ उनकी वाली भूमि है, भूमि को लेके जो भी इश्यू था उनको समाप्त कर दिया। और सिटीजनशिप के लिए हमने क्या कहा कि जो जिस देश की सिटीजनशिप लेना चाहता है वो ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था 70 से ही, 71 से ही, जब से बांग्लादेश से शुरू हुआ था, ओके, तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आप देखोगे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हुआ था 74 के अंतर्गत, तभी भी ये इश्यू चल रहा आ रहा था। लेकिन 2015 के आसपास आप देखोगे, 14-15 में आप देखोगे इस इश्यू का समाधान यहाँ पर कर दिया जाता है। प्रतिष्ठित येलदेवी ट्रेन सेवा करंट वाले आपको पढ़ना ही होगा। 2007 में टेलीग्राम पे करंट वाला शुरू कर दिया है। ओके, तो पिछले 6 महीने का करंट उसमें देख लेंगे। ओके, तो वहां पर ज्वाइन कर लीजिए आप, वहां पर करंट के जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब पर बात की जाएगी। तो 2007 में भारत ने जिस संगठन में अफगानिस्तान के शामिल होने में मदद की, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सार्क नाम का देश हो जाएगा, 1948 इसमें हो जाएगा। और आगे बात किया जाए 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन कहां पर होगा? ओके, ये पुराना क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में ये पूछा गया, उस समय पूछा गया था। तो अभी जो पूछा जाएगा तो करंट से जुड़ा हुआ कब पूछ लिया जाएगा कि अभी कौन सा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके अलावा नवंबर 2014 में एक सीमा पार बस सेवा परिवहन मंत्री, ये भी उसी समय करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कुछ। इसके अलावा दक्षेक्स की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? यहाँ पर क्या लिखा है? उचित नहीं होगा। तो इसमें आप देखोगे आसियान के साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल अफ्रीकी संघ के साथ में आप कर सकते हो, यूरोपीय संघ के साथ में कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही इकोनॉमी के साथ में जुड़ा हुआ है, तीनों ही इकोनॉमी के साथ में जुड़ा हुआ। तो इन सब की एक दूसरे के साथ में आप तुलना आराम से आप कर सकते हो। लेकिन नाटो सिक्योरिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य, मिलिट्री पर्पज के लिए नाटो बनाया जाता है 1949। ओके, तो ये इनका पर्पज अलग होता है, तो इससे तुलना हम नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आगे बात करें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है, कौन सा इसका कार्यक्रम नहीं है? तो इसको देख लीजिए 94 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें आंदोलन का एक कार्यक्रम नहीं है। तो पहला है सदस्य राष्ट्रों के बीच में लोकतांत्रिक आंदोलन, ये ठीक है। नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व है, लीडरशिप करना नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का, क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है? तीसरा, इसमें राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, बिल्कुल ये तो किया गया था। आपको देखना है कि इस प्रकार का जो कोष है वो कब बनाया गया था। और अंतिम हमारा परमाणु निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट का प्रयास, बिल्कुल इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। तो इसमें नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे, नहीं, ऐसे को लीडरशिप करने की बात इनके द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात किया जाए इसमें गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? अगला क्वेश्चन, इसमें भारत की पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो ये आराम से हो जाएगा ABCD में आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि इस पर हमने बात कर ली है। इंद्र कुमार गुजराल, उनकी जो डॉक्ट्रिन था जिसको हम गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हो 96 वाला वो समय देख सकते हो, 96 का अंतिम समय आप देख सकते हो जब इस प्रकार की गुजराल डॉक्ट्रिन लाई जाती है। 96 का लास्ट समय आप देख सकते हो, 97 का प्रारंभिक समय में आप देख सकते हो। ओके, तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन के साथ में जुड़ा हुआ है इंद्र कुमार गुजराल 101। और इस पर ये 2017 का क्वेश्चन है, नवंबर 2017 का ये क्वेश्चन है। और 102 नंबर ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा? चीन MTR का सदस्य नहीं है। इस पर मैंने बताया था आपको, इस पर बताया कि कौन किसका मेंबर नहीं है। तो पहला, इसमें चीन MTR का सदस्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत MTR का सदस्य है, बिल्कुल है। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, ये भी ठीक है। और इसमें लास्ट में लिखा है पाकिस्तान MTCR का सदस्य है,
नहीं, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, तो एबीसी ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप थोड़ा ऑप्शंस देख लेना, जैसे चीन वाला है कि नहीं, भारत वाला है कि नहीं। जैसे चीन है, चीन केवल एनएसजी का सदस्य है, एनएसजी का सदस्य चीन है। इसके अलावा 3 जो इससे जुड़े हुए हैं, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है, चीन उनका सदस्य नहीं है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आगे बात करें, किसका प्रभाव भारत की परमाणु नीति शक्ति निवारक पर है? किसका प्रभाव है? तो 103 नंबर क्वेश्चन है, किसका प्रभाव है ये आपसे पूछा गया है। तो कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता होनी चाहिए। संख्या कम रखिए, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान, इस प्रकार की कैपेबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। संख्या कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है अधिक संख्या। नहीं, अधिक संख्या करके क्या करना है? परमाणु समानता नहीं, ये भी हमें नहीं चाहिए। कम संख्या होनी चाहिए हमारे पास में, संख्या कम हो, लेकिन इतना कैपेबिलिटी हो कि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास में आती है, न्यूक्लियर वेपन से जुड़ा हुआ कोई राष्ट्र हमें डराने के लिए डराता हो, ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बताना चाहिए कि हमारे पास में हथियार है, कम है लेकिन काफी पावरफुल है, ओके। इतना कैपेबिलिटी आपके देश के पास में होना चाहिए, इतना ही न्यूक्लियर वेपन हम रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, किताबों में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलते। आपके सामने पेपर आता है, उसी समय आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के मिलते हैं एग्जाम में, जो कि पेपर आएगा तभी आप उनका आंसर करोगे, पहले नहीं आए होते हैं, ओके। तो आपको उसी समय अपना माइंड काम में लेना कि क्या इसका आंसर होगा। किताबों में इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ओके। जितना आपने पढ़ा है उसी आधार पर आप अपना माइंड का प्रयोग करोगे और क्वेश्चन करने का प्रयास करोगे। शांति से क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ओके। बार बार पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बात किया जाए 104 एनएससीआई भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104, ओके। तो 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये 104 नंबर क्वेश्चन। और इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें, लेकिन इसमें पहला है, ये एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह है, संयुक्त खुफिया समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, ये सब क्या इसमें शामिल होते हैं? तो बताइए इसमें क्या ये सब लोग शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था क्योंकि इनके जो ऑप्शन थे ठीक से मैच नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस क्वेश्चन को बाद में हटा दिया गया था, ओके। इस क्वेश्चन को हटा दिया गया, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए, लेकिन ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है कि ये क्या होता है। 5 से 6 फैक्ट इसके अंतर्गत है, तो यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको कर पाओगे। तो इसको पढ़ लेना आप, इसको भी। आगे बात करें, आगे इसमें निमराना वार्ता, भारत चीन संबंध, ओटावा वार्ता, संग्रीला वार्ता और रायसीना वार्ता, इस पर मैंने बहुत बार बात की है। 2017 का पेपर का एनालिसिस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और वहीं पर आप पढ़ लेना, ओके। इसके बारे में 2017 का जो पेपर था, 2018 के अंदर का जो पेपर था, उनको सोल्व करवा चुके हैं, ओके। तो उनको देखना चाहो तो देख लेना, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। इसमें कुछ है, भारत ने अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य मदद दी है, ये कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। बांग्लादेश को दिया था, बिल्कुल दिया था बांग्लादेश को हमने, 71 वाला सभी को याद है। और इसके अलावा श्रीलंका को राजीव जेवर्धन समझौता आप देखते हो, उसके अंतर्गत हमने श्रीलंका की भी हेल्प किया था। उसके बाद में आप देखोगे किस प्रकार से राजीव गांधी की हत्या इसी इश्यू के कारण की जाती है। तो हमने मदद किया था, काफी हमने मदद किया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत ने अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य मदद दी है। अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य मदद दी है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें बांग्लादेश श्रीलंका को दिया है, नेपाल श्रीलंका, एक मिनट, 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य मदद की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये बांग्लादेश वाला हटा दीजिए, अभी की बात नहीं है ये। तो यहाँ पर श्रीलंका वाला ठीक है, नेपाल को हमने दिया नहीं, बांग्लादेश को बहुत पहले दिया था, लेकिन इस प्रकार की मदद नहीं दिया था। उसमें तो हम खुद ही शामिल हो गए थे, मदद नहीं दिया था उसमें, हम ही
शामिल थे, एक पक्ष की तरफ से हम भी शामिल हो गए थे, तो इस बांग्लादेश वाले को हटा सकते हो आप। श्रीलंका बिल्कुल ठीक है, राजीव जयवर्धन समझौता, भूटान नहीं है, लेकिन इसमें मालदीव दिया है, तो मालदीव का भी हमने एक बार हेल्प किया था जब वहां पर सैन्य तख्ता पलट हो रहा था मालदीव के अंतर्गत। मालदीव के अंतर्गत सैन्य तख्ता पलट हो रहा था, तब हमने मालदीव का हेल्प किया था। तो इसमें श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन नंबर ई। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सैन्य मदद दिया है, लेकिन बांग्लादेश वाले के साथ में आप देखोगे उस समय तो वो बनने की प्रोसेस के अंतर्गत था, और उसमें हम भी एक पक्ष की तरह शामिल हो गए थे, मदद नहीं दिया, हम खुद ही उसमें शामिल थे उसमें। तो ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ई, इसका आंसर हो जाएगा। कांगो संकट, ये जितने भी शांति से जुड़े हुए, पीस से जुड़े जो भी प्रोग्राम है जिसमें इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी ये यूएनओ के साथ में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो कई सारे देश है, कांगो संकट आप देखोगे, और 90 के बाद में कई सारे संकट, 90 से 2000 के बीच में ओके 8 से 10 देश है जिसमें ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया जाता है। ये क्वेश्चन आप ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के साथ भी जोड़ सकते हो, या पीस से जुड़े जो हमारे देश के द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें यूएनओ की मदद से ओके हम भी यूएनओ की तरफ से शामिल होते हैं इस प्रकार के अभियान में। तो ये सब इसमें पूछा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो, ठीक से आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये जो पीस से जुड़े जो टॉपिक है हमारा, पीस से जुड़ा हुआ है कि किन किन देशों के साथ युद्ध हुआ, किन किन देशों में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया है, और वहां पर कौन कौन से एथनिक कन्फ्लिक्ट हुए, उन देशों के अंतर्गत कौन कौन से दो ट्राइबल्स थे जिनके बीच में एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये सब भी आपको वहां पर देखना होगा। 89 हो गया, 90 नंबर क्वेश्चन है, इन सब पर बात कर लिया, बस एक बार देख रहे हैं। ओके, ये सब आपको मिल जाएगा, तो आप पढ़ लेना इनको, केवल कुछ बता रहे हैं इसमें जो महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा ये है, सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन अभी भी ठीक है, भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बन चुका है। ओके, उसका टाइम पीरियड 7 बार तो कंप्लीट हो चुका है, और अभी 8वां बार। इसके अलावा जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना है, और नीचे 2 ऑप्शन आपको और मिले, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो ये सब इसमें आपको देखना था। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, करंट के साथ भी इसको जोड़ दिया जाता है। और ये है 111 नंबर क्वेश्चन, इस पर भी हमने बात किया था पहले कि बुतरस खाली वाला हमने बात किया था, एजेंडा फॉर पीस 1992। समय कौन सा है, समय था ये 1992, बुतरस खाली। ओके, यहाँ पर इस प्रकार की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, इस प्रकार के रिपोर्ट एक बनाई जाती है, एन एजेंडा फॉर पीस की जो आप स्लोगन भी आप देख सकते हो, और उसी बाद में उसी समय आप देखोगे पीस बिल्डिंग की बात की जाती है, पीस कीपिंग की बात की जाती है, पीस मेकिंग की बात इसी समय की जाती है। तो ये जो पॉइंट आपको देखने मिल रहा है, एन एजेंडा फॉर पीस, तो ये किसके साथ में जुड़ा हुआ, सी बुतरस खाली के साथ में जुड़ा हुआ है। और ये कौन थे, महासचिव थे, यूएनओ के महासचिव। तो महासचिव की लिस्ट भी आप देख लेना, जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उससे 1-2 दिन पहले महासचिव का जो लिस्ट है उसको देख लेना, शुरू वाले देख लेना, लास्ट वाले देख लेना, बीच से नहीं पूछे जाएंगे, और जो महत्वपूर्ण हो सकता है उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। तो ये महासचिव की लिस्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1-1 हो गया हमारा। आगे कुछ बात करें, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि, इस पर डिटेल से बात किया था, वीडियो नंबर 17, वो भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जितना भी क्वेश्चन वीडियो है वो सब वहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जल संधि की मध्यस्थता किसने किया था, डी विश्व बैंक ने। बिल्कुल ठीक है, ये विश्व बैंक ने ही इस प्रकार की मध्यस्थता किया था। तो क्वेश्चन नंबर 112, ये आसान सा है। उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए ये सब हमने किया था। ओके, किसने किसने किया था, तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए। जो आप ये विकास प्रशासन देखते हो, तो इसका प्रारंभ होता है विकास प्रशासन का सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, या जब से कोल्ड वार की शुरुआत होती है तब से इस प्रकार की बातें की जाने लगती है। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी आप पढ़ लेना। आप कल से दूसरा यूनिट हम शुरू करेंगे, और वहां पर हम डिटेल से कुछ बातें करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा।
कभी कोई प्रॉब्लम आया तो टेलीग्राम पे आप मैसेज छोड़ देना, हम बात कर लेंगे। ओके, तो एक बार उसको रीड कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है राजस्थान कॉलेज लेक्चर 2016 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था और ये हिंदी थोड़ा ठीक नहीं दिया है। ये जो अप्रोच हम देखते हैं, थ्योरी हम आईआर के अंतर्गत देखते हैं, फंक्शनलिस्ट जिसको हम प्रक्रियात्मकवाद कहते हैं, कार्यात्मकवाद कहते हैं। ओके, तो ये पूछा गया फंक्शनलिस्ट अप्रोच के साथ में ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और इसमें क्या पूछा गया, ये संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है, बिल्कुल उसी का एक ब्रांच है। और इसमें गैर राज्यकर्ताओं के बीच में वृद्ध सहयोग के बाद राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएगा। राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएगा ऐसी बात तो ये नहीं करते हैं कि राष्ट्र राज्य ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें इसमें नहीं की जाती कि राष्ट्र राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ये संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है, इसको तो आप ठीक कर ही सकते हो। ओके, तो ये हिंदी ठीक नहीं दिया है, यदि आप अंग्रेजी में देखोगे तो आपको सही मिल जाएगा। ओके, तो अंग्रेजी वाला आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी में क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइए। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो ये संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है, बिल्कुल ठीक है। और गैर राज्यकर्ताओं के बीच में वृद्ध सहयोग के बाद में ये यहाँ शब्द एक मिल रहा है, वृद्ध सहयोग यानी हाईएस्ट लेवल तक सहयोग जब पहुंच जाएगा उसके बाद में राज्य लुप्त हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए एक बार फिर से, क्या होगा इसमें देखिए फिर से, ये संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है, बिल्कुल ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म हम पढ़ते हैं तो उसी के अंतर्गत कई सारे पार्ट्स आप देख सकते हो, उसी में ये फंक्शनलिज्म भी उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। आगे इसमें कहा कि गैर राज्यकर्ताओं के बीच में जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनके बीच में सहयोग होगा, हाईएस्ट लेवल का आप सहयोग हो जाएगा, अंतिम अवस्था जब सहयोग की आएगी उस समय राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर शब्द दिया वृद्ध सहयोग के बाद में। ओके, तो यदि ये शब्द यहाँ पर काम लिया जा रहा है तो हम कह देंगे कि राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा। सही में होगा नहीं होगा वो अलग पॉइंट है, लेकिन इसके अनुसार राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएगा। ये करें कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, व्यापार हम करेंगे, तकनीकी सहयोग हम स्थापित करेंगे, एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र में जो स्पेशलिस्ट जो लोग हैं वो एक दूसरे में आएंगे, एक दूसरे देश में जाएंगे, तो इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट होंगे ज्यादा से ज्यादा, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उनका समाधान हो जाएगा। पहले इकोनॉमिक रिलेशन बनेगा और उसके बाद में जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उनका समाधान भी उसके बाद में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर इसका आंसर होगा। ए और दो दोनों सही है, इसका ए और दो दोनों इसका सही है। आगे देख लीजिए, और ये जॉन बर्टन है, बर्नार्ड कोहेन है, जूलियल जॉर्ज, इन सब के बारे में बहुत बातें हमने कर ली है। ये चिकन वाला है ये, ओके, कैदी की दूडा मॉडल है ये, और एक गेम थ्योरी है ये। वीडियो क्लास में काफी डिटेल से इस पर बात कर ली है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के साथ में जुड़ा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ओके, 140 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। सी, बी और ए तीन ऑप्शन आपके पास में है और ऊपर आपके सामने है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की जो नीतियां है उसके परिवर्तन के बाद से सेकुलर मध्य युगीनता की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हो गई है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं पहचान की राजनीति ने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को चैलेंज किया है, बिल्कुल चैलेंज किया है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए और दो दोनों ही यहाँ पर सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको भी आप देख लीजिए। भूमंडलीकरण की नीतियों के परिवर्तन के बाद से सेकुलर जो मध्य युगीनता की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो हो गई है, उस प्रकार की व्यवस्था हो गई है जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया। और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पहचान की राजनीति ने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को चैलेंज तो किया है, बिल्कुल ये चैलेंज किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलो अभी के लिए इतना ही ठीक है। टेलीग्राम पर आगे की हम बात शुरू करेंगे, कुछ और बातें करेंगे, टेलीग्राम पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब के लिए इतना काफी रहेगा। वहां आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे जो एग्जाम के लिए उपयोगी होगा वो ही अवेलेबल करवाया जाएगा। तो लिंक नीचे दिया है, तो वहां पर जल्दी से आप शामिल हो जाइए।